एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों के चिंतन पर विचार कर रहे थे। हमने सेस्यूर के भाषा चिंतन पर विचार किया। आज ब्लूमफील्ड और उनके संरचनावाद पर चर्चा करेंगे। संस्कृत के वैयाकरणों में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीन मुनित्रय कहे जाते हैं। इसी भांति आधुनिक भाषा विज्ञान में भी सेस्यूर, ब्लूमफील्ड और चॉम्स्की के नामों का स्मरण हो आता है। ब्लूमफील्ड का जन्म शिकागो में हुआ था सन 1887 में और इनके जो चाचा थे वो तुलनात्मक भाषा विज्ञान और संस्कृत के प्रोफेसर थे। ब्लूमफील्ड पढ़ने में सामान्य विद्यार्थी थे, कई बार फेल भी हुए और बाद में उन्होंने स्नातक की शिक्षा के लिए विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ इनकी भेंट प्रोकिस जर्मन भाषा वैज्ञानिक से हुई और वहीं से उनके प्रभाव से ही ब्लूमफील्ड भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आए। ये शिकागो चले गए और उन्होंने ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के विषय पर पीएचडी 1909 में डॉक्टरेट मिली और बाद में वे अध्ययन के लिए जर्मनी भी चले गए। वे अनेक भाषा शास्त्रियों के अध्ययन में आए, संपर्क में आए। उन्होंने अमेरिका, यूरोप आदि के विद्वानों का लाभ भी उठाया और उन्होंने प्रोकोश को अपना गुरु भी माना। ब्लूमफील्ड ने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी सही। इलिनॉय, शिकागो, येल यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। ब्लूमफील्ड ने प्रारंभ में जर्मन में ध्वनि और रूप रचना पर काम किया, लेकिन बाद में उनकी रुचि सामान्य भाषा विज्ञान के अंतर्गत हो गई। ब्लूमफील्ड के पूरे लेखन को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है प्रायोगिक या अनुप्रयुक्त और तीसरा है समीक्षाएं। सैद्धांतिक के अंतर्गत भाषा विज्ञान के भाषा के विश्लेषण के सिद्धांत में उनकी 4 पुस्तकें हैं। An Introduction to the Study of Language, Outline Guide for the Practical Study for Foreign Language, तीसरा है लैंग्वेज, चौथी पुस्तक है लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। यह मूलतः समेतिक विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय विश्व कोर्स के लिए एक काफ़ी लंबा लेख था जो बाद में पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराया गया। ये बहुत से लेख सैद्धांतिक भी हैं और प्रायोगिक भी हैं। दूसरा है अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त या प्रायोगिक भाषा विज्ञान के संबंध में भी उनकी कई पुस्तकें हैं, जिनमें मुख्य है अ सेमोलॉजिकल डिफरेंशिएट इन जर्मनिक सेकेंडरी एबॉल्ट 1909 में, ये उनकी थीसिस का नाम है। दूसरी है मेनोमिनी टेक्सेस 1928 में लिखी, ईस्टर्न ऑब्जर्वा ग्रामर टेक्स्ट वोकेबलरी। ये पुस्तक ब्लूमफील्ड की मृत्यु के भी 9 वर्ष पश्चात अर्थात 1958 में छपी थी। द मेनोमीज लैंग्वेज, ये पुस्तक भी उनकी मृत्यु के बाद ही आई थी। और मेनोमिनी इंग्लिश लेक्सॉन, ये अभी तक अप्रकाशित है। इसके अतिरिक्त जर्मन, डच और रूसी भाषा के शिक्षण में भी उन्होंने पुस्तकें लिखी जो काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। अनुप्रयुक्त विषयों पर उनके बहुत सारे लेख भी हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख है मेनोमिनी मॉर्फोफेनोमिक्स 1939 में। अब आते हैं तीसरा उनके लेखन का, जिसके अंतर्गत है समीक्षाएं। ब्लूमफील्ड ने लगभग 35 महत्वपूर्ण पुस्तकों की समीक्षाएं लिखी थी, जिसमें उनकी विद्वता और पैनी दृष्टि की सर्वत्र छाप है। उनमें से कुछ मुख्य पुस्तकें हैं शेफील्ड की द ग्रामर एंड थिंकिंग, प्रोकिस जिन्हें अपना गुरु मानते थे, उनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू जर्मन, वुंड्स की एलिमेंट्स डर वोल्कोफाइलोजिक और सपीर की लैंग्वेज। इस तरह से कई पुस्तकें हैं जो उन्होंने समीक्षाएं की। ब्लूमफील्ड पश्चिम में 18वीं शताब्दी में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जो काम हुआ था वो पूरा का पूरा ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक अर्थात किसी भाषा विशेष का उन्होंने उसका जन्म, उसका पारिवारिक वर्गीकरण आदि पर अध्ययन किया गया था। भाषा का एककालिक अध्ययन भी हो सकता है। यह बात
उस सदी के भाषा शास्त्रियों के ध्यान में नहीं आई, इसलिए इस दिशा में कोई कार्य भी नहीं हुआ। सबसे पहले ब्लूमफील्ड ने वैज्ञानिक दृष्टि से ब्लूमफील्ड ने निगमनात्मक पद्धति पर अध्ययन करने की ओर ध्यान दिया। एक लंबे समय से वैज्ञानिक सिद्धांतों की दो स्पष्ट और भिन्न धरातलों पर प्रस्तुत करने की एक परंपरा चली आ रही थी, जिन्हें आगमनात्मक और निगमनात्मक कहा जाता है। विद्यार्थियों, निगमनात्मक पद्धति में होता है कि जो पूर्व में वर्णित सिद्धांत होते हैं या सामान्य सत्य होते हैं, उन्हें उनके द्वारा किसी अज्ञात सत्य को प्रमाणित किया जाता है। अर्थात जो प्राय ज्ञात सत्य होते हैं, उनके आधार पर अज्ञात सत्यों का निगमन होता है, उन्हें प्रमाणित किया जाता है, जिस पद्धति को निगमनात्मक कहा जाता है। दूसरी अध्ययन की पद्धति है आगमनात्मक, जिसमें किसी वस्तु या प्रक्रिया में जो वस्तु या प्रमाण मिलते हैं, उनका निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करने के पश्चात अनेक प्रकार के समान उन वस्तुओं में जो कुछ परिणाम लिखते हैं, उन्हें सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचना आगमनात्मक पद्धति होती है और निगमनात्मक में सामान्य ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात सत्य की ओर निगमन किया जाता है। तो ब्लूमफील्ड ने अध्ययन की जो पद्धति अपनाई थी, उसमें उन्होंने अनुभववाद को, आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था। अनुभववाद से ब्लूमफील्ड पहले मत के अनुयायी थे, अर्थात निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धतियों में से वे आगमनात्मक पद्धति के अनुयायी थे। ब्लूमफील्ड से पूर्वी विद्वानों ने अनुभववाद का सहारा लिया था। अनुभववाद से तात्पर्य यह है, एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें इंद्रियों को ज्ञान का माध्यम माना जाता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान होता है, अनुभव होता है, और जिसका मनोविज्ञान में संवेदनवाद कहा जाता है और इसी को दार्शनिक क्षेत्र में अनुभववाद कहा गया है। ब्लूमफील्ड से पूर्व विद्वानों ने अनुभववाद का सहारा लिया था, किंतु जिस पद्धति को ब्लूमफील्ड ने स्वीकार किया, उसे उन्होंने पूर्णतः वैज्ञानिक बनाने का भी प्रयास किया था। उन्होंने केवल सैद्धांतिक आधार पर ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे प्रणाली को या सिस्टम को लेकर अत्यंत सजग और सतर्क वैज्ञानिक थे। अतः ये कहा जा सकता है कि अनुभववाद के आधार पर जिस संरचनात्मक भाषा विज्ञान को ब्लूमफील्ड के पहले के विद्वानों ने बढ़ाया था, उसको संक्रियात्मक अर्थात ऑपरेशनल स्तर पर सबसे पहले ब्लूमफील्ड ने ही वैज्ञानिक बनाया था। आगमनात्मक पद्धति में निम्नलिखित चरण माने जाते हैं। पहला है पर्यवेक्षण, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन, परिकल्पना हाइपोथेसिस, और चौथा है सिद्धांत। ब्लूमफील्ड ने इनका पूर्णतः अनुकरण किया, अर्थात आगमनात्मक पद्धति के इन चरणों का उन्होंने अनुकरण किया था। भाषा विज्ञान के संदर्भ में उक्त चरणों को इस प्रकार देखा जा सकता है: तथ्य पर्यवेक्षण, सामान्यीकरण और तथ्यों का सामान्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकृत समूह के बारे में परिकल्पना, सिद्धांत और सामान्य व्याकरण और वर्णनात्मक कथन आदि भाषिक तथ्यों को प्रस्तुत करना। इस संदर्भ में ब्लूमफील्ड का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथन है। कथन इस प्रकार है: भाषा का वही सामान्यीकरण उपयोगी होता है जो निगमनात्मक पद्धति में ढला हो। जब हमारे कई भाषाओं की पर्याप्त सामग्री हो तो हमें एक सामान्य व्याकरण बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संबद्ध भाषाओं के बीच की समानताओं और भिन्नताओं की व्याख्या देनी होगी। लेकिन इस प्रकार का अध्ययन काल्पनिक न होकर के आगमनात्मक होना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। अर्थात जो आगमनात्मक पद्धति है कि जो प्रत्यक्ष तथ्य हैं, उनके आधार पर कुछ सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना या उनका स्थापित करना इंडक्टिव मेथड के द्वारा, ऐसा ब्लूमफील्ड का विचार है। और वो भाषा विज्ञान के संदर्भ में जो पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, व्याकरण उपलब्ध है, उनसे संबंधित भाषाएं हैं, उन सब का अध्ययन करके
एक सामान्यीकरण, एक जनरलाइजेशन सिद्धांत के प्रतिपादन के पक्षधर थे। विद्यार्थियों, इस संदर्भ में दो तथ्यों की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पहला तथ्य यह है कि ब्लूमफील्ड ने आगमनात्मक पद्धति के अंतिम चरण के रूप में वर्णनात्मक कथन को ही स्वीकार किया है और उनके जो सभी अनुयायी थे, हॉकेट, जूस आदि ने भी उसी पद्धति का अनुसरण किया। बाद में चल करके अनेक अनुयायियों ने यह भी माना कि यह वर्णनात्मक कथन अपनी प्रकृति में सर्वसमावेशी है और आगे चल करके उनके शिष्य जूस ने तो यहाँ तक कहा कि कथन ही अपनी व्याख्या है, अर्थात एक्सप्लेनेशन है। चोम्स्की ने भी अपने सिद्धांत में व्याख्या को ही सर्वोच्च स्थान दिया है। उनके मतानुसार भाषाविद का लक्ष्य अंततः व्याख्या है, न कि तथ्यपरक भाषिक उक्तियां। लेकिन ब्लूमफील्ड के सिद्धांत से निसृत अवधारणा के मूल में जिस कथन की संकल्पना की गई है, व्याख्या उसके भीतर ही समाहित है। दूसरा तथ्य यह है कि ब्लूमफील्ड का कथन है कि वी आर ऑब्लाइज्ड प्रेडिक्ट से जुड़ा है। जैसा कि पहले कहा गया है, आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन का सहारा लेते हुए ब्लूमफील्ड ने अपने व्यष्टिगत तथ्यों से ऊपर उठते हुए उन्होंने सामान्य कथन बनाए, अर्थात भाषा विज्ञान के संदर्भ में अपने जो व्यक्तिगत तथ्य या भाषा विशेष के जो तथ्य हैं उन सब से उठ करके एक जनरलाइजेशन किया आगमनात्मक पद्धति के आधार पर। तथ्यों के आधार पर ब्लूमफील्ड ये निष्कर्ष निकालना चाहते थे कि वे इन तथ्यों के अतिरिक्त अन्य तथ्यों को भी अपने में समेटने में समर्थ थे और ऐसे निष्कर्षों को उन्होंने पूर्वानुमान के आधार पर सामने रखा। इस प्रकार विद्यार्थी कह सकते हैं कि जो आगमनात्मक पद्धति का अध्ययन करते हुए वे एक सामान्यीकरण की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने यह कहा कि अगर भाषाविद वैज्ञानिक है तो सीमित भाषिक तथ्यों के आधार पर सामान्यकृत कथन केवल उन तथ्यों पर ही लागू नहीं होगा जो कि भाषाविद के विश्लेषण के पहले सोपान थे, पहले चरण थे, बल्कि उन सभी तथ्यों पर भी लागू होगा जो समान अभिलक्षणों से युक्त होंगे। अर्थात भाषाविद यदि कोई अध्ययन प्रारंभ करता है तो जो उन्होंने खोज किया, शोध किया, वो सीमित तथ्यों पर ही लागू नहीं होगा उसके द्वारा किया हुआ विश्लेषण, अपितु उन सभी तथ्यों और सत्यों पर भी लागू होगा जो समान लक्षणों के या समान प्रकृति के होंगे। इस तथ्य को उन्होंने आंतरिक ढांचा, इंटरनल पैटर्निंग और भाषिक रूप की संकल्पना के द्वारा पकड़ा है। भाषिक रूप की संकल्पना को ब्लूमफील्ड ने व्यतिरेक अर्थात कॉन्ट्रास्ट से और प्रतिस्थापना की सहायता से संक्रियात्मक आधार दिया था। अर्थात व्यतिरेक, कंट्रास्ट या विपरीत और प्रतिस्थापना ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो रूपात्मक वितरण के आधार पर भाषा के तत्वों को अलग अलग वर्गित करती हैं। जब भाषा के किन्हीं दो तत्वों ध्वनि या रूप के स्तर का वितरण एक या एकाधिक संदर्भों में परस्पर आच्छादित हो तो उन तत्वों का वितरण व्यतिरेकी कहा जाएगा। अर्थात ब्लूमफील्ड ने व्यतिरेक को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो भाषा का फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रूपात्मक वितरण है, उनमें किन्हीं दो तत्व या तो ध्वनि के स्तर पर और या उसके रूप के स्तर पर एक से अधिक संदर्भों में ओवरलैपिंग हो तो उन तत्वों का वितरण व्यतिरेकी कहा जाएगा। उन्हें दो अलग अलग वर्गों में रखा जाएगा। यदि दूसरी ओर यदि दो तत्व स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न संदर्भों में पाए गए, जिस संदर्भ में एक तत्व उपस्थित हो और उस संदर्भ में दूसरा तत्व न पाया जाए तो उन दोनों तत्वों का वितरण व्यतिरेकी नहीं अपितु पूरक माना जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वे दोनों तत्व एक ही वर्ग के दो सदस्य माने जाएंगे, ऐसा ब्लूमफील्ड ने कहा था। विद्यार्थियों, ब्लूमफील्ड आगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे और आगमनात्मक सिद्धांत की प्रणाली नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने की है। अतः वे अपने पद्धति में
स्वन से वाक्य की ओर जाने के पक्ष में थे, अर्थात वे ध्वनि से छोटी सी छोटी इकाई से वाक्य की ओर जाने के थे। धन्यवाद।